डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 26 फॉर क्लास 7th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 18 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। और अभी तक बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वर्कशीट में हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट में हमने देखा किस तरह से मुगलों ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। प्यारे बच्चों, पिछली कुछ कार्यपत्रकों में हमने मुगल सम्राट और उनके कार्यकाल के दौरान के प्रमुख अभियान और घटनाओं के बारे में जाना था। आइए अब हम उनकी प्रशासनिक नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया उन्होंने उनके खिलाफ जो है लगातार अभियान किए। और जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। और जब मुगल जो है वो बहुत शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने क्या किया, उनकी स्वेच्छा से उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। और जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। ठीक है, शुरुआत में ज़्यादातर कैसे उन्होंने नियुक्ति की, उन्होंने सरदार नियुक्त किए, तुर्की जिनको तुरानी थे उनको नियुक्त किया गया। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगान, राजपूतों, मराठा और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह, जो मुगलों की सेवा में आने वाले जो पद दिए जाते थे उनको क्या कहा जाता, उनको मनसबदार कहा जाता था। अब ये जो मनसबदार शब्द है इसका प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिनका कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था। ठीक है, उनको क्या कहा जाता था, उनको मनसबदार कहा जाता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन और सैनिक उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। ठीक है, तो ये जो है एक आप कह सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू थी जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक जो है जात कहा जाता था। ठीक है, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी यानी जितने जो उसमें लोग हैं उनकी संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी अधिक होता था। 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा, यानी जात बेटा क्या है, जात जो है एक आप कह सकते हो कि संख्या है। ठीक है, तो जैसे 5000 जात यानी 5000 जो जात वाले अभिजात हैं उनका दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार भी रखने पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों का निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों को घोड़ों को से दगवाते और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। ठीक है, तो सैनिक जो होते थे हर एक मनसबदार के अंडर जितने भी सैनिक होते थे वो क्या करते थे, पहले उनको लाके उनका पंजीकरण करवाते और मोहर उनके ऊपर जो है मोहर से उनको दगवाते थे ताकि वो बिल्कुल एकदम पंजीकृत हो जाएं, रजिस्टर्ड हो जाएं, फिर उनको वहाँ से सैलरी मिलती थी। इस कार्रवाई के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें जागीर कहा जाता था और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से बिन अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। ठीक है, मनसबदार जो है वहाँ पर नहीं रहते थे, वो बाहर ही रहते थे और मुक्तियों से अलग थे वो, और उनके पास जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। वो जो जागीर थी उनसे केवल राजस्व जो है वो लेते थे और वही उनका वेतन होता था। यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर अकबर के शासनकाल के दौरान और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान क्या व्यवस्था थी उसके बारे में बताया गया है। अकबर के शासनकाल के दौरान 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में 5000 की पदवी के मनसबदारों की संख्या कितनी हो गई, 79 हो गई। जागीरों को सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। यानी आकलन किया जाता था अकबर के समय में कि कहीं जो मनसबदार हैं उनकी संख्या जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद देखिए यानी मनसबदार का जो वेतन है उसके वो जो है ज़्यादा ना हो जाए। राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम हो गया क्योंकि मनसबदारों की संख्या बढ़ गई। औरंगजेब के शासनकाल में मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि होने के कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। फलस्वरूप कई जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें
अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया और इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 करेंगे। पहला प्रश्न है, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? तो मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें क्या कहते थे? जिन्हें जागीर कहते थे। ठीक है, तो मनसबदारों को जो अपना वेतन मिलता था, वो जो राजस्व वो जिस भूमि से कर के रूप में मिलता था, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें जागीर कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? तो मुगलों ने पहले तो तुरानी और ईरानी जो होते थे उन्हीं की नियुक्ति शुरू की थी, लेकिन बाद में जो पठान थे, राजपूत थे, उनकी भी नियुक्तियां स्टार्ट कर दी थी। तो मुगलों का साम्राज्य बड़ा होने पर मुगलों को एक विस्तृत साम्राज्य चलाने के लिए और समाज के सभी वर्गों में सामंजस्य बैठाने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति इसलिए उनकी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 क्या है, यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार क्या दिखाता था? तो जो मनसबदार है उसका पद और वेतन जो है वो किससे मिलता था? जात जो एक संख्या थी उससे मिलता था। तो उसमें सवार जो है बताना है कि सवार क्या दिखाता था। सवार का अर्थ क्या होता था? सवार का अर्थ घुड़सवारों की निश्चित संख्या से था। ठीक है, घुड़सवार जो होते थे, जो मनसबदार के अंडर होते थे, उनकी निश्चित संख्या क्या थी? सवार थी, जिसे किसी मनसबदार को अपने अधिकार में रखने का अधिकार होता था। तो ये जो है क्या था? ये जो है सवार कहलाता था। तो ये थी बच्चों आपके आज के एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।